वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज हम हैं हमारे लेक्चर 1A में, यानी कि लेक्चर 1 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम जो है नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने इसका लेक्चर 1 जो कि पार्ट 1 था, जिसमें हमने इसके कई कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखें, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएँ। और अगर आपने ओरिएंटेशन वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है सी सेट के बारे में। ये जो नोट्स के पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो नंबर सिस्टम है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। ठीक है, इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिवाइजेबल बाय 5। ठीक है, आर और एस दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो कि 5 से डिवाइजेबल है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ए बी सी डी मानने के लिए कोई कंडीशन दे दे, तो अपने माइंड को एकदम ब्रॉड रखना है कि हम आर और एस की कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो कि 5 से डिवाइजेबल है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस टर्म को पढ़ना, नॉट नेसेसरीली ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये चार स्टेटमेंट है, इसमें से हमें एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो किसी भी एक कंडीशन पे गलत प्रूफ हो जाए, किसी भी एक कंडीशन पे ट्रू नहीं हो। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो भले ही 5-6 कंडीशन पे ट्रू हो रहा हो, लेकिन एक भी कंडीशन अगर हमें ऐसी मिल गई जहां पर वो ट्रू नहीं है, तो वही हमारा आंसर है। यहीं पर आपको समझना होता है, यही है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि आर है और एस है, ये दो जो है डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो कि 5 से डिवाइजेबल है। ठीक है, तो एक तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10, और एक ले लेते हैं हम 5। ठीक है, हमने एक जीरो वाला ले लिया, एक 5 वाला ले लिया। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, आर माइनस एस इज डिवाइजेबल बाय 5। तो अगर मैं 10 में से 5 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा जो कि डिवाइजेबल है। तो सिंपल सी बात है कि 5 का कोई भी डिवाइजेबल हो, उसको अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो वो 5 से डिवाइजेबल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में 0 या 5 तो आएगा ही, जैसे कि हमने 5 का डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो हर जगह ट्रू हो जाएगी। चलो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, आर प्लस एस इज डिवाइजेबल बाय 10। चलो यहीं पे देख लेते हैं, आर और एस को प्लस करते हैं, आ रहा है 15, पर ये तो 10 से डिवाइजेबल है ही नहीं। यानी कि एक कंडीशन हमें ऐसी मिल गई जहां पर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी हमें हमारा आंसर मिल गया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें सी और डी स्टेटमेंट को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आर मल्टीप्लाई एस इज डिवाइजेबल बाय 25। चलो आप कोई से भी ये दो नंबर है, मान लीजिए 10 5 जा 50, ये 25 से डिवाइजेबल है। इस तरीके से आप मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि 5 से डिवाइजेबल है, तो अगर हम उन उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 से डिवाइजेबल होगा। अरे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी नंबर हो 5 का डिवाइजेबल, उसका एक फैक्टर 5 होगा, और यहाँ पर दूसरा जो नंबर है उसका भी एक फैक्टर 5 होगा। जब ये 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो बन जाएंगे 25, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 25 से डिवाइजेबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लास्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 5। ये तो वही सिंपल कंडीशन है कि 5 का कोई भी डिवाइजेबल हो, उसको हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, उसको प्लस माइनस करेंगे तो पर उसके एंड में 0 या 5 ही आएगा और वो 5 से डिवाइजेबल रहेगा। इसलिए हर कंडीशन में डी जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। इजी क्वेश्चन है एकदम। लेकिन एक चीज जो उससे समझ में आई वो क्या, कि हमें किस तरीके से वैल्यू सपोज करनी है। वैल्यू सपोज करते समय हमें दो तीन कंडीशन माइंड में लानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट 3 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए और नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, हर एक डिजिट ऑड है और नंबर जो है वो 5 से डिवाइजेबल है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड दे रहा हूँ, वो है बॉक्स मेथड। अब ये बॉक्स मेथड क्या होता है? बॉक्स मेथड का मतलब है, जब भी आपको ऐसा कुछ दे दे कि 3 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, या कोई भी ऐसी कंडीशन दे दे जहां पर
आपको कुछ नंबर में पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको बॉक्स मेथड से करनी है। जैसे कि एक 3 डिजिट नंबर है मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, हाउ मैनी, मुझे आंसर नहीं निकालना, मुझे वही निकालना है कि इसमें कितनी कंडीशन बन सकती है। तो मैं बॉक्स मेथड यूज करूंगा। कैसे करते हैं बॉक्स मेथड को यूज, कि मेरे पास ये 3 स्पेस है, ठीक है। इन 3 स्पेस में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है नंबर्स की, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ क्या क्या कंडीशन दी है इसने। सबसे पहले क्या बोला है, ईच डिजिट इज ऑड। ईच डिजिट इज ऑड मतलब इसमें 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, ईच डिजिट इज ऑड, ठीक है, ये 5 नंबर आ सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, यानी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वंस पे कोई डिजिट आ गया तो वो डिजिट टेंस पे नहीं आएगा और वो डिजिट हंड्रेड्स पे भी नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कंडीशन है नंबर इज डिवाइजेबल बाय 5। अब डिवाइजेबल बाय 5 में क्या होता है कि जो वंस है यानी इधर है, वहां पे 0 या 5 आ सकता है, लेकिन क्योंकि 0 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि ईच डिजिट जो है वो ऑड है। यानी यहाँ पर क्या आ सकता है, सिर्फ एक नंबर आ सकता है, वो है 5। तो यहाँ पर मैं ऐसे एरो लगा के लिख दूंगा, सिर्फ एक नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ मुझे पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर लिखना होता है। बॉक्स मेथड में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर लिखते हैं, सारी कंडीशंस हम देखते हैं, उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर, ठीक है। अब मान लो एक नंबर यहाँ पे आ गया, यानी 5 जो है वो इधर आ गया और नंबर रिपीट होगा नहीं, तो 5 तो आ गया इधर। अब बाकी बचे मेरे पास 4 नंबर। ये 4 नंबर इन दो बॉक्सेस में आ सकते हैं क्योंकि कोई और कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो इसके जस्ट पास वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, यानी इसमें क्या पॉसिबिलिटी हुई, टोटल 4 नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटी इस बॉक्स में हुई। अगर मान लो इन चार में से कोई एक नंबर यहाँ आ गया, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 7 हो या 9 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे केवल पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो एक नंबर कोई यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, बाकी बचे हुए 3 नंबर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है। एक जो 5 है वो तो यहाँ आ ही गया, उसमें तो फिक्स है, उन्होंने बोल दिया 5 से डिवाइजेबल है, तो यहाँ पर 0 या 5 आ सकता है। 0 तो अपने उसमें है ही नहीं, तो सिर्फ 5 भी आ सकता है, तो 1 नंबर तो यहाँ आ गया। बाकी बचे हुए 4 नंबर यहाँ आ सकते हैं। तो अगर बाकी बचे हुए 4 में से एक नंबर आ गया यहाँ, तो इस बॉक्स में कितने नंबर आ सकते हैं, इस बॉक्स में आ सकते हैं 3 नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम बॉक्स के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो निकाल लेंगे कितने नंबर आ सकते हैं। इसके बाद जो भी पॉसिबिलिटीज आई हैं इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 1, 4 और 3, तो 3 4 जा 12, तो आंसर कितना हो गया, 12 ऐसी कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो बॉक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे बहुत जगह काम आएगा। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। कब काम आता है, जब हमें नंबर हाउ मैनी निकालना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो जितने हमारे पास टोटल स्पेस हैं उस स्पेस के बराबर हमें बॉक्स बनाना है। फिर हर एक बॉक्स में क्या पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर है, उन टोटल कंडीशन से देखकर उन पॉसिबिलिटीज को लिख लेना है और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। वेरी इजी है, बहुत काम आएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं वहां मैं आपको करने का टाइम दूंगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको लगता है, चाहे मैं नहीं बोलूँ तब भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद करने का ट्राई कीजिए। फिर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देखिए कि किस तरीके से हो रहा है, और हो जाता है तो आप फिर मेरा तरीका देखिए। अगर आपका तरीका आपसे अच्छा है, मेरे से अच्छा है, तो उस तरीके को फॉलो कीजिए, और आपको लगता है कि मेरा तरीका अच्छा है तो उस तरीके को सीखिए, ठीक है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है तो चलो ठीक है, इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड मैं दे रहा हूँ, और बाकी आप वीडियो पॉज कीजिए और 1 या 2 मिनट जितना भी आपको लगता है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम्म, ठीक है। तो अब हम साथ पढ़ते हैं, होपफुली आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन जब तक आप अपने पेन से नहीं करेंगे ना, तब तक इन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। देखो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये क्लास जो है वो सत्यनारायण की कथा के बराबर है। जितना हमें आज, हमने बहुत बार सत्यनारायण की कथा सुनी है, पर हम में से कितनों को याद है, शायद 0.1% होगा जिसको याद होगी। क्योंकि वो जब तक आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है। तो इन्वॉल्व होइए, क्वेश्चन कीजिए, इन पीडीएफ का प्रिंट निकालिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में ईज हुए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q। दो नेचुरल नंबर हैं
पी एंड क्यू, ठीक है, सच दैट P इज अ प्राइम नंबर। मैंने कहा था ना नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब जब हम सपोज करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वैसे ही यहाँ पर हमें सपोज करना है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, P इज अ प्राइम नंबर एंड Q इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें क्या बोल दिया, P प्राइम नंबर है, Q कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमें तीन स्टेटमेंट देती, P मल्टीप्लाई Q कैन बी अ ऑड नंबर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कैन बी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, Q अपॉन P कैन बी, फिर से कैन बी और यहाँ पर भी है कैन बी। अब ये इस कैन बी क्या मतलब होता है, हमने ऊपर पढ़ा था नॉट नेसेसरीली ट्रू, उसका मतलब क्या था, हमें कोई सी भी एक ऐसी कंडीशन देखनी थी जहां पर ये ट्रू नहीं हो, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन कैन बी कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई एक भी ऐसी कंडीशन मिल गई जहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू मानी जाएगी। कैन बी मतलब सिर्फ एक कंडीशन आपको ढूंढनी है जहां पर ये ट्रू हो जाए, ठीक है। तो P क्या है, आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, यानी कि जिसमें खुद का डिवाइड जाए और 1 का डिवाइड जाए। और Q क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब 4, जिसमें किसी का एक और का डिवाइड जाए खुद और 1 के अलावा। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन, ठीक है। चलो अब हम अपनी मर्जी से नंबर उठाएंगे और देखेंगे कि किसी भी एक कंडीशन पे ट्रू हो रहा है क्या। P मल्टीप्लाई Q एक ऑड नंबर हो सकता है क्या, चलो आराम से उठा लेते हैं, दो ऑड नंबर उठा लेते हैं हम P और Q से। तो मैंने 3 और 9 को उठा लिया, तो 3 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 27। 27 एक ऑड नंबर है, तो ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Q अपॉन P कैन बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि मुझे Q अपॉन P करना है और वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं 6 को उठाता हूँ और 2 को उठाता हूँ, तो 6/2 कितना आ रहा है, 3, और 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चाहे अदर ऐसी कंडीशन हो जहां पर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं हो रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे दिया हुआ है कैन बी, मुझे कोई भी एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जहां पर ये सही हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूल बनाइए दोनों कंडीशंस का और ढूंढ लीजिए कि कहीं पर ये स्टेटमेंट ठीक हो रही है क्या, तो ये ठीक हो जाएगी। कैन बी में ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन फिर भी कई बार आपको ध्यान से कैन बी वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है कि कई बार ऐसा होगा कि वो स्टेटमेंट ऐसे देगा जो कभी ट्रू हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। तो ये भी बिल्कुल ईजी मिल जाएगा आपको, P प्लस क्यू प्राइम नंबर। इसको P प्लस क्यू आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, तो 5 और 8 को प्लस कर लीजिए, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज, फिर से मुझे निकालना है हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, यानी कि सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली, यानी कि या तो वो सिंगल रन ले या तो चौका मारे या छक्का मारे और टोटल रन बनने चाहिए 25, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स, यानी इसके अलावा कोई कंडीशन आपको नहीं दी, आपको बस दो कंडीशन देखनी है, टोटल 25 होना चाहिए और केवल तीन चीजें यूज होनी चाहिए। देखो जब भी इस तरह का दे तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से पॉसिबिलिटीज बनानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि तीन बॉक्सेस वाला रूल फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों को यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 6, यानी 6 मारने वाला। तो मैं इसके तरीके से लूंगा, मान लो फर्स्ट के अंदर मैंने ले लिया, अगर उसने कोई 6 नहीं मारा, अगर कोई 6 नहीं मारा, सिर्फ चौका मारा और सिंगल लिया, तो 25 रन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो 4 मान मल्टीप्लाई 6, 6 चौके मारे और एक सिंगल लिया, कितने बन जाएंगे, 25। सेकेंड कंडीशन में चलो एक चौका कम कर देते हैं, एक चौका कम कर देंगे तो 4 सिंगल ज़्यादा लेगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा 25। इस तरीके से आप फॉलो करते जाओ, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9,
4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 13, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 17 और 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 21 और 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 25। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप सारे लिखो। जब आपको पता पड़ गया कि एक एक चौका कम करके मैं यहाँ बढ़ा सकता हूँ, तो बस आप वैसे काउंट कर लो कि 6 से लेकर 0 तक जाएगा, यानी टोटल कितनी कंडीशन बनेगी, 7 कंडीशन बनेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। चलो अब माना कि उसने एक 6 मार दिया था। अगर अब मैंने पहली कंडीशन क्या ली, एक 6 एक भी नहीं मारा, तो मुझे टोटल 7 पॉसिबिलिटी मिली। अब मैं ले लेता हूँ कि एक 6 मारा है। अगर एक 6 मारा तो 25 में से 6 रन कम हो गए 19, तो मुझे 19 बनाना है चौको और सिंगल से। तो कम से कम 4 चौके, वो सॉरी मैक्सिमम 4 चौके मारेगा 16 रन प्लस 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 25 हो जाएगा। आपको 19 दिमाग में रखना है, दैट्स इट। अब इसके बाद वही 4 मल्टीप्लाई थ्रू, मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ और मल्टीप्लाई 0 कर सकता हूँ। कितनी कंडीशन बन गई यहाँ पर, 5 कंडीशन मेरी यहाँ पर बन गई। फिर इसके बाद मान लीजिए कि उसने 2 6 मार दिए। अगर 2 6 मार दिए तो रन हो गए 12 और 25 में से 12 गए तो बचे कितने, 13। और अगर अब मुझे बनाना है 13, तो कैसे बन सकता है कि मैं 3 चौके मारूं और एक सिंगल ले लूं, फिर वही 2 चौके मारूं और 5 सिंगल एंड सो ऑन जाएगा 0 तक। तो कितनी कंडीशन हो जाएगी, 1 2 3 और 4, 4 कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मानो कि मैंने 3 6 मार दिए। अगर 3 6 मार दिए तो रन कितने बचे, रन बचे 7। तो ये कैसे बन सकता है, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 सिंगल और 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 सिंगल। ठीक है, 2 कंडीशन ये आ गई। और मान लो अगर मैंने 4 6 मार दिए, 4 6 मार दिए, तो सिर्फ एक कंडीशन बनेगी कि एक भी चौका नहीं मारूं, क्योंकि रन बचेगा सिर्फ एक प्लस 1। ठीक है, चलो अब कंडीशंस काउंट कर लेते हैं। 7 कंडीशंस प्लस 4 13 कंडीशंस प्लस 5, सॉरी 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 एंड 2 18 एंड 18 प्लस 1 19। तो टोटल कितनी कंडीशन हो जाएंगी आपकी, 19 कंडीशन। तो 19 कंडीशन यहाँ पर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ 10-15 सेकंड सोचना है कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्या। नहीं आ रही दिमाग में, फटाफट से इसको कर लो रफ पेज पे जाके। इसमें आपको 1.5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरा इस तरीके से स्प्रेड करना ही पड़ता है, उनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। तो स्प्रेड करने की जो स्पीड है, यानी जो सॉल्विंग स्पीड है, वो आपको अपनी थोड़ी फास्ट रखनी है, जिससे कि इन क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये है थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन, फिर से मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखो बहुत ही इजी और दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिखने में लगेगा कि हार्ड है पर एक्चुअली में है ही नहीं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 ऑन सो ऑन इज डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 से जब डिवाइड दिया जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। फिर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले वाले लेक्चर में कि जहां आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में 0 दिख जाए, तो मान के चलिएगा 90 एंड 99% केस में 0 ही आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तुक्का लगा के आना है, उसका रीज़न ढूंढना है हमें। ठीक है, अगर ये सारे मल्टीप्लाई में है और हमें 100 से डिवाइड देना है, तो 0 कब आ सकता है, जब पूरा का पूरा 100 ऊपर कट जाए। ठीक है, तो 100 ऊपर कैसे कट सकता है, चलो 100 बनता कैसे, 100 बनता है 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 की 2 बार पावर और 5 की 2 बार पावर अगर मुझे ऊपर मिल जाए, तो वो पूरी कट हो जाएगी और पूरा डिवाइड चला जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, 85 में 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। मुझे एक बार 5 मिल गया, यहाँ पे ना 5 आ रहा है ना 2 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है 5 एक बार। ठीक है, यानी 2 बार तो मुझे 5 मिल गया। अब 96 में क्या 2 बार 2 आता है, जी हाँ, इसके 96 के फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 आया, क्योंकि 96 जो है 4 से डिवाइजेबल है। ठीक है, यानी कि मुझे 2 के 2 फैक्टर और 5 के 2 फैक्टर मिल गए, तो मेरा काम बन गया, यानी कि ये 100 से पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, एक और क्वेश्चन आगे भी आएगा ऐसा। ठीक है, चलो इसके बाद 6 क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन।
ठीक है, चलो ये तो इस तरीके का मैंने क्वेश्चन एक करवाया है जब मैं क्लास ले रहा था फर्स्ट वाली, तो इसको तो आपको करना चाहिए, ट्राई कीजिए इसे आप। चलो याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पावर में आ जाए कुछ, अब मैंने यहाँ पावर में मल्टीप्लाई नहीं सिखाया था, बस नॉर्मल दे देते तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो 63 मल्टीप्लाई 15 करिएगा, 5 3 जा 45 एंड 15 6 जा 90, 90 एंड 4 94, तो कितना आ गया 945, यानी कि ये एक तरह से जो भी है इसकी पावर में 945 है। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे हम, कि जो आपके पावर में है उसके आखिरी के दो डिजिट उठाओ, मैंने क्या उठाया 45, इसको 4 से 2 डिवाइड, 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 रिमाइंडर जो आया वो जो हमारे ओरिजिनल नंबर है इसके यूनिट डिजिट के ऊपर बिठा दो, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। वेरी इजी, 23 में आया था, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगा के आपको एग्जाम में दे देगा। अब देखो, हो सकता है कि इसी तरीके पर कुछ और दिमाग लगा के यूपीएससी दे दे, तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही अंत नहीं है, देखो उससे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो सिर्फ टूल्स हैं। उन टूल्स का यूज करके, उन मेथड्स का यूज करके, उस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो आप डेवलप करेंगे क्लास के अंदर, उसका यूज करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो यानी कि ये क्लास लेने के बाद भी बहुत काम बचेगा आपके पास, जो कि है प्रैक्टिस का, जो है इस तरीके से दिमाग लगाने का। ठीक है, तो अपने अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी, चलो ये तरीके का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले आपको। क्या कह रहा है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, सच दैट, दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ए बी सी डी ई एफ सब अलग अलग है और नॉन जीरो है, इसमें से कोई सा भी जीरो नहीं है, यानी 1 से लेकर 9 तक के कुछ भी हो सकते हैं। ये किस तरीके से है कि ए प्लस ए बी सी प्लस डी ई एफ जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब देखो क्या है, यूपीएससी में बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ऐसे वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई दिया हुआ होगा, प्लस दिया हुआ होगा, जिसको ऐसे करके कुछ नीचे नंबर दिया हुआ होगा, तो उसको इस फॉर्म में लिख लेना, जैसे हम प्लस करते हैं ना जनरली, उस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, और उसके बाद अब अपना दिमाग लगा के इसमें पॉसिबल नंबर डालने की कोशिश करो। कैसे, चलो मान लो कि यहाँ पर ऐसे दो कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको अगर मैं प्लस करूँ तो नीचे 1 आता है, कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब इन दोनों को जोड़ने पे आए 11, तभी होगा ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलो मैंने सपोज कर लिया एक बार के लिए, एक बार के लिए हो सकता है कि बहुत अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सबका प्लस ही तो निकालना है, तो अगर मैं डी की जगह बी भी लिख दूं, बी की जगह ई भी लिख दूं, तो भी सबका सम तो इक्वली आ रहा है ना। तो चाहे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बन रही हो, लेकिन एक बार के लिए जो मेरे मन में आ रहा है वो पॉसिबिलिटी में लेता हूँ। अगर मैंने सी की वैल्यू ली 7 और एफ की वैल्यू ली 4, तो क्या होगा, 7 + 4 11, 1 आ गया, और 1 यहाँ पे जाएगा ऊपर। ठीक है, मतलब क्या कि बी और ई फिर से आ रहा है नीचे 1, यानी इन तीनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, 1 पहले से हो गया, बी और ई को जोड़ने पे आना चाहिए 10। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या, कि ये सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, तो जो मैं पहले यूज कर चुका 7 और 4, मैं पहले यूज कर चुका, तो बी और ई में मैं ना 7 यूज कर सकता हूँ ना 4 यूज कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर मुझे इन दोनों को जोड़ के 10 बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, चलो बी की वैल्यू 8 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2, 8 + 2 + 10 11 हो गया, 1 और फिर चला गया कैरी 1। ठीक है, अब फिर से मुझे दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, क्योंकि नीचे 11 आ रहा है, ना तो मैं 7 यूज कर सकता हूँ, ना मैं 4 कर सकता हूँ, ना मैं 8 कर सकता हूँ, ना मैं 2 कर सकता हूँ, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, चलो ए की वैल्यू 9 ले लेते हैं और डी की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो हो गया। ठीक है, तो जो मैंने वैल्यूज ली हैं इनसे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और प्लस करने पर ये आ रहा है, तो चलो फिर इन सबको ऐड कर देते हैं, किस बात की देरी है, 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 2 21, 21 + 9
30 और 30 + 1 31। ये रहा मेरा आंसर 31, यानी कि इसका आंसर आ गया 31। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया या 7 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लस करने का। देखो यूपीएससी क्वेश्चन वही पूछेगी जो पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले नहीं मुझे तो बी की वैल्यू बताओ, तो वो पॉसिबल है ही नहीं इन दो कंडीशन से निकालना कि बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से जुगाड़ टेक्निक लगा के हमें करना है। यानी एक चीज जो समझ में आई इस क्वेश्चन से वो ये कि जब भी वो इस तरीके से, यूपीएससी ने कई क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है कि ABC मल्टीप्लाई DEF इज दिस, तो उसको बनाओ और जो कंडीशन आपको लग रही है उसको लगा के देखो कि क्या वो ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो उस वैल्यू को लेकर देखो कि ऑप्शंस में वो आंसर बैठ रहा है क्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा। मैंने ये चीज एग्जैक्टली नहीं पढ़ाई पर मेरे द्वारा पढ़ाई के दो चीजों को जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब हम ट्राई करते हैं कैसे होगा ये। अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अब सर आपने तो मुझे दो चीज़ें बताई थी। एक चीज़ तो ये बताई थी कि अगर यहाँ पावर थोड़ी छोटी हो तो उनको एक्सपेंड कर लो और जुगाड़ टेक्निक लगा लो, लेकिन यहाँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 192 पावर है, 192 बार थोड़ी लिखेंगे दो को। और एक आपने बताया था कि अगर ऊपर और नीचे में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था और यहाँ 6 है तो यहाँ 7 होना चाहिए था। यहाँ पर तो वो कंडीशन भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर। तो ये वाला क्वेश्चन होगा उस टेक्निक से जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस टेक्निक से भी हो सकता है और एक और मेथड है उससे भी हो सकता है, मैं दोनों से बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता कि 2 की पावर 192 है, क्योंकि आपको रिमाइंडर तो देखना है। रिमाइंडर देखने के लिए हम यहाँ पर यूनिट डिजिट मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 192 है, ठीक है। तो 192 में लास्ट के 2 डिजिट हो 92, 92 को दो 4 से डिवाइड, तो क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ भी नहीं, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो आता था तो हम क्या लिखते थे, हम 4 यूज करते थे, याद आया। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 को अब 6 से डिवाइड दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4। और यही इसका आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है। सेकंड तरीका क्या है, देखो कई बार क्या है जो छोटे डिजिट होते हैं ना, जैसे कि 2 है, तो अब आप 2 में ट्रेंड देखिए, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64। अब इनमें जरा 6 का डिवाइड दो, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा 2, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 4, इसमें 6 का डिवाइड देंगे 8 में तो रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। मतलब क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जब पावर जो है वो ऑड डिजिट है तब तो 2 आ रहा है, और जब पावर इवन में है तो आ रहा है 4, ऑड में है तो 2, इवन में आ रहा है तो 4, ठीक है। यानी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो ये ट्रेंड फॉलो होगा 192 तक। 192 क्योंकि इवन नंबर है तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा 4। लेकिन ये तरीका क्या एग्जाम में सोचना, दोनों ही तरीके मुश्किल तो है। एग्जाम में रियल टाइम में जब आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तब इस तरीके को सोच पाना देखो मुश्किल तो है। लेकिन कई बार नंबर सिस्टम में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, तो वहां पर कई बार आपको कॉन्सेप्ट खुद से बनाना होगा। जैसे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट ट्राई करके देखा, या फिर ये मैंने ट्राई करके देखा ट्रेंड। तो ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है जो हम बाद में करेंगे, कि पहले हमने देखा कि हमें कोई तरीका नहीं मिला तो हमने एक बार के लिए छोड़ दिया, फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन की, फिर मेरे पास टाइम बचा तो मैं फिर उठ के आया इस क्वेश्चन पे, और फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। और उसके बाद मैंने एक चांस लेके जो मुझे लग रहा है मैंने 4 लगा दिया। तो चांस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको 100% आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरीके के रैंडम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सारे रैंडम क्वेश्चन आपको करने भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना चाहिए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ट्राई कीजिए। अब मैं आपको करवाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आपने कर लिया होगा, फिर भी एक बार सॉल्यूशन में करवाता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p कंपोजिट नंबर c, यानी वही चीज जो हमने पहले किया था। प्राइम नंबर
P और कंपोजिट नंबर C, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और C की क्या हो जाएंगी? 4, 6, 8, 9, 12 एंड सो ऑन। अब फिर से क्या बात आ गई? कैन बी और कैन बी, यानी मुझे तो कोई एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जहां पर ये स्टेटमेंट सही हो जाए। चलो पहली चीज देखते हैं, वो कह रहा है P प्लस C डिवाइड बाय P माइनस C कैन बी इवन। अब मतलब क्या है कि इवन नंबर आना चाहिए। तो एक बात देखो आप, चाहे वो अपॉन में है पर ऊपर जो आपका न्यूमिनेटर है इसको आप इवन बनाओगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि नंबर जो है वो इवन आ जाए। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उठाते हैं 11 और यहाँ से उठाते हैं 9। तो 11 प्लस 9 अपॉन 11 माइनस 9, ये कितना हो गया? 20.2, कितना आ गया? 10। तो आ गया इवन नंबर, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखो कई स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर आपने 11 और 9 को फटाफट से कैसे पहचान लिया? तो यही सब चीज़ें तो आपको माइंड में करनी है कि आप पहले 5 उठा रहे हो और 6 उठा रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि 5 प्लस 6 तो 11 होता है, तो मुझे तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर इवन नंबर आना चाहिए, तब जाके ही तो मेरा डिवाइड इवन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देख के नंबर उठाना है। ठीक है, और हमेशा इस तरीके से लिखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपका दिमाग सब तरफ दौड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी फटाफट से नंबर पहचान लेंगे जो एक कंडीशन मुझे ट्रू कर दे। ठीक है, अब ये कह रहा है 2P प्लस सी कैन बी ऑड नंबर। ठीक है, 2P प्लस सी कैन बी ऑड नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो इवन नंबर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कुछ भी हो। प्लस सी कर रहा हूँ तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जो सी है वो मैं ऑड नंबर उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑड ही रहेगा। ठीक है, तो पी से कुछ भी उठा लो, जैसे मान लो मैंने उठा लिया 2, तो 2 2 से हो गया 4। अब इसमें से कोई सा भी ऑड नंबर ले लो, मान लो 9, 9 प्लस 4 13, आ गया ऑड नंबर। बस, जब दिख रहा है कि प्लस कर रहे हैं सी तो उसको ऑड उठाओ ना, फिर आप 6 से और 8 से ट्राई ही क्यों करना है? तो इस तरीके से जनरल अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होगी धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है पी सी कैन बी ऑड। पी मल्टीप्लाई सी करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऑड होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। किसी भी ऑड नंबर को उठा लो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी उठा लो। 9 3 जा 27, ऑड आ गया, ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो गया डी। इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको आ गया होगा पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, सब ज़्यादातर यूपीएससी में आए हुए ही क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो मुझे क्वेश्चन ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। सोचिए, इस क्वेश्चन पे सोचिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अब हम इसे ट्राई करते हैं। देखो, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एनी चॉइस यानी एक्स वाई जेड की आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, 6 डिजिट नंबर, फॉर्म क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 लूँ, यानी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो नंबर क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये किससे डिवाइजेबल होगा? सिर्फ 7 और 11 से, 11 और 13 से, 7 13 से, 7 11 13 से, यानी कुल मिला के मुझे इस नंबर की इन तीन से डिवाइजेबिलिटी टेस्ट करनी है। ठीक है, चलो 7 से मैंने क्या बताया था आपको कि डायरेक्ट डिवाइड करेंगे हम, टेस्ट वेस्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका, तो 7 से डिवाइड दीजिए डायरेक्ट, बहुत ईजी है। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, वैसे इतना डिवाइड देने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट भी कर सकते हैं, पर ठीक है मैं कर रहा हूँ। 53, 7 7 ज़ा 49, 4 एंड 1, 7 5 ज़ा 35, बचेगा 62, 7 8 ज़ा 56, बचेगा 63 और 7 9 ज़ा 63, यानी कि ये तो डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, अब 11 से क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लूँगा। कैसे करते हैं? अल्टरनेटिव नंबर को जोड़िए, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, और नीचे से जोड़िए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, और दोनों को कर दीजिए माइनस, 6 माइनस 6 0, 0 आ जाए या 11 का डिवाइजेबल आ जाए तो 11 से भी वो डिवाइजेबल हो गया। अब मुझे चेक करना है 13 से, तो चलिए 13 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि यार कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो जाए, जब वो है ही इतना छोटा इतना ईजी तो उसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी ही क्यों है।
ठीक है, अब 123 है तो 13 9 जा 117। ठीक है, अब ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं और वीडियो देख रहे हैं और आप ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं खुद के हाथ से, तो एग्जाम डे में ये कैलकुलेशन आपसे बहुत स्लो होगी और इसमें आपसे सिली मिस्टेक होगी। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाथ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 6 1 13 4 जा 52 9 2 13 7 जा 91 और ये बचा 1, ये आया 3 और ये भी पूरा डिवाइजेबल हो गया 13 से भी, यानी तीनों से डिवाइजेबल ये है। डी आंसर। ठीक है, वेरी इजी। कोई भी नंबर मान लीजिए, मैंने 1 2 3 मान लिया, 1 2 3 डिवाइड देंगे, डिवाइड जाएगा, तीनों से हमने चेक कर लिया। जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आता है उसका टेस्ट से कर लिया, जिसका नहीं आता उसका जनरल मल्टीप्लाई करके देख लिया। ठीक है, वेरी इजी। ओके, आगे चलते हैं। लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7x प्लस 96 डिवाइड बाय x करना है और ये पूरा डिवाइजेबल है, तो इस x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना होता है। 7x प्लस 96 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं x की वैल्यूज अगर सपोज करने लगा तो वो क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। यहीं पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। चलो ऐसा करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 7x अपॉन 7 कर देंगे, 7x अपॉन x कर देंगे तो x कट जाएगा, प्लस 96 अपॉन x आ जाएगा, यानी कि 96 अपॉन एक्स। मुझे तो केवल इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये तो पूरा हो ही गया। 96 अपॉन एक्स और एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि वो कौन से नेचुरल वो कौन से इंटीजर्स हैं जिसमें 96 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ निकालना हो तो हम निकालते हैं उसके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर कैसे निकालते हैं तो थोड़ा बचपन याद दिला देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमने करा 48, ये हमने करा 24, ये हमने करा 12, ये हमने करा 6, ये हमने करा 3 और ये हमने करा 1। तो क्या आ गया, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है और एक बार 3 है। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऐसे निकालते हैं। देखो सर, एक फैक्टर तो 1 हमेशा होगा और वो नंबर खुद हमेशा होगा। किसी भी नंबर से फैक्टर निकाल लो, दो तो है। अब इसके बाद कैसे निकालते हैं, इसके बाद देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है इसको पकड़ो, सिर्फ 2 लिख दो। ठीक है, बाकी सब सिंगल सिंगल डिजिट वाले यहाँ तक तो सेम ही है, तो 2 का तो 2 ही आएगा और यहाँ पे एक 3 अलग है तो ये 3 लिख दिया। ठीक है, अब चलो बनाते हैं दो दो के पेयर। 2 2 से कितना हो जाएगा 4, इस 2 को भी करेंगे तो भी 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 2 3 से कितना होता है 6। दो दो के पेयर कंप्लीट। चलो अब उठाते हैं 3 3 के पेयर। 2 को 3 बार लिखेंगे कितना आएगा 8। सेम 3 बार कैसे भी लिख लो, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके और क्या फैक्टर बन सकते हैं, तो इसके अलावा देखिए अब हम उठाते हैं 4 4 के पेयर। 3 3 के ले लिए, 4 4 के उठाते हैं तो 3 2 ले लिए हमने और एक 3 ले लिया, तो ये तो हो गया 8 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 4 के पेयर बन गए। अब हम इसमें बना सकते हैं, अब इसमें बन जाएगा 5 का पेयर। ठीक है, तो 4 बार 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 ले लेंगे, एक तो नॉर्मल 16 आ जाएगा और एक 3 के साथ आ जाएगा, तो 16 3 जा 48। इस तरीके से हमें इसके सारे फैक्टर बनाने हैं। अब इसके बाद इसके फैक्टर हमें काउंट करने हैं कितने फैक्टर बने, तो इस तरीके से इसके 12 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालना देखो क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जब हम पेयर्स को ढंग से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालना है, 96 में सबसे पहले हमने इसके
मल्टीपल्स निकाल लिए। इसके बाद पहले सिंगल सिंगल जो अलग अलग है वो लिख लिए। इसके बाद दो दो के पेयर ले लिए, फिर 3 के पेयर, फिर 4 के पेयर, फिर 5 के पेयर। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? 12। चलो आगे चलते हैं। इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, क्या है? पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है, अलग अलग है, सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव नंबर है। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर प्लस एस? ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इसमें नंबर पुट करने का। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो अगर 4 नंबर है और मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो 4 नंबर में ग्रेटेस्ट मैं क्या ले सकता हूँ? 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? दो दो नंबर का पेयर बना के जोड़ो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और नंबर आना चाहिए मैक्सिमम। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले 6 को 7 से ऐड करते हैं और इन दोनों को करते हैं। 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। और ये कितना हो गया? 17। तो 13 मल्टीप्लाई 17 कितना होता है? 17 3 जा 51 और ये 221। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, 6 और 8 को लेते हैं। तो 6 और 8 क्या होता है? 14। तो बाकी ये दोनों कितने बचे? 9 प्लस 7 16। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? 16 4 जा 64, 16 एंड 6 2 2 4, इससे बड़ा तो आ गया। चलो एक कंडीशन और हो सकती है कि मैं 6 और 9 को ले लूँ और इन दोनों को ले लूँ। 6 प्लस 9 15 और ये भी 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 225। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती कि 6 को हमने 7 के साथ ले लिया, 8 के साथ ले लिया और 9 के साथ ले लिया। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ग्रेटेस्ट 225। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सपोज सही नंबर करना है। क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है तो मैंने 4 ग्रेटेस्ट नंबर ले लिए। अब उनके जिस तरीके से पेयर बनाने के लिए बोले हैं उस पेयर बना के मैंने चेक कर लिया और लार्जेस्ट नंबर ये आ गया। अगर वहीं यहाँ पर ये कहता स्मॉलेस्ट, तो मैं 1 2 3 4 लेता और इस तरीके से पेयर बना के उसमें निकालता। ठीक है, तो आज की क्लास अभी ख़त्म करते हैं। बाकी जो 11 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इस नंबर सिस्टम को आराम आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको हजम भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें रेंडमनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको आराम आराम से करेंगे। बाकी आगे की जो क्लासेस होंगी वो लगभग एक एक लेक्चर में ही सब पूरी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर लेक्चर्स आपको, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।